गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यूरोपीय जातियों का आगमन और शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने मुस्लिम कालीन शिक्षा तक अध्ययन किया था। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से यूरोप से मानव संस्कृति की एक नई दिशा की ओर जाने लगी थी। समाज व्यवस्था तथा राजनीति में व्यापारिक वर्ग को विशेष महत्व मिलने लगा। वहाँ के व्यापारी वर्ग की महत्वाकांक्षा को एक नवीन चेतना मिली। इससे पहले वहाँ समाज और राजकाज में अमीर और उमरा और धर्म अधिकारियों की जो अग्रिम पंक्ति में स्थान मिलता था वह समाप्त होने लगा था। यूरोप देश व्यापारी देश और संस्कृति व्यापारी संस्कृति बन गई थी। इस व्यापारी संस्कृति के उदय से पहले यूरोप में शिक्षा या तो कुलीन लोगों के शौक के लिए थी या पादरियों के धार्मिक उपदेश के लिए। नई व्यापारिक संस्कृति ने जिस प्रकार के लोगों को चाहिए थे वे कुलीन वर्ग में नहीं मिल सकते थे और न ही पादरी वर्ग में। अतः समाज के अन्य वर्गों विशेष रूप से मध्य वर्ग के लिए शिक्षा शुल्क के आधार पर एक सीढ़ीदार शिक्षा प्रणाली बनाई गई, जिसमें थोड़े से लोगों को पास करने और बाकी लोगों को फेल करना आवश्यक था। इस क्रम में अगर देखा जाए तो इस असफल रहने वाले बच्चे अपने को अयोग्य और अवांछित मानने के आदी होते जा रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में यूरोप में यह सारा खेल 400-500 वर्ष का है और हमारे यहाँ मुश्किल से 200-300 वर्ष का है। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यूरोप से मानव संस्कृति एक नई दिशा की ओर जाने लगी। समाज व्यवस्था तथा राजनीति में व्यापारी वर्ग को विशेष महत्व मिलने लगा। वहाँ के व्यापारी वर्ग की महत्वाकांक्षा को एक नवीन चेतना मिली। इससे पहले वहाँ समाज और राजकाज में अमीर उमरा और धर्म अधिकारियों को जो अग्रिम पंक्ति में स्थान मिलता था वह समाप्त होने लगा। यूरोप देश व्यापारी देश और संस्कृति जो थी वह व्यापारी संस्कृति बन गई थी। इस व्यापारी संस्कृति के उदय से पहले यूरोप में शिक्षा या तो कुलीन लोगों के शौक के लिए थी या पादरियों के धार्मिक उद्देश्य के लिए थी। 15वीं शताब्दी के मध्य में अरबों का अधिकार कुस्तुनतुनिया, मिस्र, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी यूरोप आदि पर हो गया था। उन्होंने अपने साम्राज्य से होकर आने जाने की व्यापारिक सुविधा देने से इनकार कर दिया था। तब 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत में यूरोप से आने जाने के लिए नए व्यापारिक मार्ग खोजने का प्रयास प्रारंभ हुआ। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप स्पेन का कोलंबस अमेरिका जा पहुंचा, पुर्तगाल का बार्थोलोमेव डायज अफ्रीका के दक्षिणी तट पर जा पहुंचा, जिसे उसे तूफानों का अंतरीप या केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा था, पर पुर्तगाल के शासक ने इसे बाद में कुमारी आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप नाम दिया था। और पुर्तगाल का ही वास्को डी गामा इसी मार्ग से अर्थात केप ऑफ गुड होप या कुमारी आशा अंतरिक्ष से होते हुए सन 1498 में भारत में कालीकट पहुंचा। इसके बाद डच, फ्रांसीसी, डेन और अंग्रेज आए। इन लोगों के आने का जो उद्देश्य था भारत वह दो ही था। पहला था व्यापार और दूसरा था धर्म प्रचार। जैसा कि बताया गया, जब अरब ने कुस्तुनतुनिया पर शासन स्थापित कर लिया तो इनके लिए स्थल मार्ग बंद हो गया और चूँकि जो पाश्चात्य या यूरोपीय जो संस्कृति थी वह व्यापारिक संस्कृति थी, व्यापार वाणिज्य वहाँ प्रधान था। अतः व्यापार वाणिज्य के लिए वह एक जल मार्ग खोजने की व्यवस्था की गई और उस जल मार्ग के खोजने के प्रयास में ही वास्को डी गामा भारत 1498 में पहुँचा था। चूँकि जो शिक्षा का उद्देश्य था या जो आए हुए लोग थे, इनके दो उद्देश्य बताए गए। पहला था व्यापार और धर्म प्रचार। तो व्यापार की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से चूँकि संस्कृति ही व्यापारिक थी तो निश्चित रूप से व्यापार वाणिज्य वहाँ का प्रभावी था और उस व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही धर्म प्रचार की अगर हम बात करें तो धर्म प्रचार पर भी चूँकि यूरोप में ईसाई धर्म का बोलबाला था तो वो चाहते थे कि ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। इस कार्य में जो बैप्टिस्ट मिशनरी डॉक्टर केरे, वार्ड तथा मार्समैन धर्म प्रचार के लिए कलकत्ता आए और श्री रामपुर को अपना केंद्र बनाया।
चूँकि ये ईसाई मिशनरी जो है, जो भारत आए थे, जो धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इनका व्यापारियों के साथ एक अच्छा तालमेल था और उस तालमेल के कारण ही यह भारत में उनके साथ आते थे और भारत में अपना धर्म प्रचार करना चाहते थे। इसमें जो है, जो नाम दिया गया स्क्रीन पे, बैप्टिस्ट मिशनरी डॉक्टर केरे वार्ड तथा वार्समैन की अगर बात करें तो इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनको तत्कालीन परिस्थितियों में श्रीरामपुर त्रयी के नाम से जाना जाता है। क्या तो श्रीरामपुर त्रयी के नाम से इनको जाना जाता है। मिशनरियों ने चूँकि धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया और वे अपने धार्मिक प्रचार प्रसार में ही शिक्षा संबंधी उन्होंने प्रयास किया, अर्थात उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा को अपना हथियार बनाया। मिशनरियों का सर्वप्रथम उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था, अतः शिक्षा संस्थाएं उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए खोली। वे चाहते थे कि लोगों को शिक्षित करके ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथों से परिचित कराया जाए। फिर विद्यालय खोलने से जनता में प्रभाव भी पड़ता है, अतः जनता के पास तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। यह विद्यालय मिशनरियों के नियंत्रण में उनकी पूजा घर बन जाते हैं और उन मिशनरियों ने यह भी महसूस किया कि धर्म परिवर्तन के बाद हमारा काम खत्म है। कहने का मतलब है कि मिशनरियों जो शिक्षा संबंधी जो प्रयास था, यह शिक्षा संबंधी जो प्रयास था वह ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण ही आया था। अर्थात भारत में यूरोपीय शिक्षा की स्थापना की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कार्य हुआ, उस कार्य के अंतर्गत और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया और उनके द्वारा जो भी शैक्षिक कार्य किए गए उसका मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन जब ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक भवन या बिल्डिंग बनाया जिसे उन्होंने विद्यालय का नाम दिया, उन्होंने देखा कि अगर इसके माध्यम से हम अगर शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो हम और अधिक प्रभावी ढंग से जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अतः उन्होंने शिक्षा को ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का हथियार बनाया और उन्होंने यह महसूस भी किया कि जो विद्यालय उनके द्वारा बनाए जाएंगे वह उनके धार्मिक स्थल अर्थात पूजा घर अर्थात चर्च के रूप में विकसित हो जाएंगे, अर्थात धार्मिक केंद्र एक अस्थायी रूप से वहाँ पर निर्मित हो रहा है। उन्होंने यह भी देखा, बाद में उन्होंने यह महसूस किया कि जो धर्म परिवर्तन सिर्फ करना ही उनका उद्देश्य नहीं रह गया, क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना चाहते थे। अतः उनका यह प्रयास था कि जो हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म स्वीकार कर ले रहा है उसकी सामाजिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाया जाए, ताकि उसकी सामाजिक स्थिति को देखकर बाकी लोग भी ईसाई धर्म में या ईसाई धर्म को स्वीकार करें, जिससे ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ईसाई धर्म का या धर्म परिवर्तन के बाद हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। निश्चित रूप से अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारत में मिशनरी विद्यालयों की नींव जो डालने वाले हैं वह सबसे पहले प्रयास पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा ही किया गया। हालांकि यह प्रयास बहुत अल्प था, कम था, लेकिन प्रारंभिक रूप में अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य जो प्रारंभ किया गया था वह पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। इस संबंध में अगर दूसरी बात हम लोग देखते हैं तो ईसाई धर्म के पश्चात मिशनरियों को शिक्षा संबंधित कार्यों में अगर देखा जाए तो चार बातें जो थी वो विशेष रूप से ध्यान देने की है। सबसे पहली बात जो थी, जो उनके शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो क्या था, तो निश्चित रूप से मुख्य लक्ष्य उनका शिक्षा नहीं था बल्कि धर्म परिवर्तन करना था। उन्होंने विद्यालय तो खोला, शिक्षा देने का जो है प्रचार प्रसार तो किया कि हम लोगों को शिक्षित करेंगे, यहाँ लोग अशिक्षित हैं, लेकिन उन्होंने या मिशनरियों ने जो शिक्षा संबंधित कार्य किए थे उसमें जो प्रमुख बात अगर देखा जाए तो जो उसका मुख्य लक्ष्य था वह शिक्षा नहीं था बल्कि धर्म परिवर्तन करना था। क्योंकि शिक्षा तो सर्वांगीण विकास का माध्यम है। उसके पहले की व्यवस्था में अगर हम देखते वैदिक काल की बात करें या
बौद्ध काल की बात करें, मुस्लिम काल की भी बात करें, तो निश्चित रूप से वहाँ शिक्षा जो है बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहती है, समाज के साथ समन्वय स्थापित करना चाहती है, अपने कर्म प्रधानता को दिखाती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिशनरियों की शिक्षा संबंधी जो कार्य की बात करें तो सबसे पहला उनका मुख्य लक्ष्य जो था वह यही था कि वह शिक्षा नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। अतः उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धर्म परिवर्तन के काम में भारतीय सहायक तैयार करने के लिए विद्यालय खोले। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम उन्होंने किया था, अपने शिक्षण संस्थान को बढ़ा रहे थे, निश्चित रूप से उच्च शिक्षण संस्थान में जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको अधिक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता थी। इसमें वे भारतीयों को भी तैयार कर रहे थे और उनकी सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति की बात करें, आर्थिक आवश्यकताओं की बात करें तो वो पूरी तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। दूसरी बात अगर कर दें तो धर्म परिवर्तित भारतीयों की स्थिति में सुधार करना। दूसरा यह कि जो धर्म परिवर्तित भारतीय हैं उनकी स्थिति के सुधार के लिए विद्यालयों में उद्योग और शिल्प की भी शिक्षा दी जाती है। जैसे कहा जाता था कि जो या आज के टाइम में जो कहा जाता है कि उद्योग और शिल्प की शिक्षा का श्रेय जो है यूरोपीय शिक्षा है, तो निश्चित रूप से है, लेकिन उसका स्वरूप या उस समय की जो आवश्यकता थी वह यह नहीं था, या कहीं से भी मिशनरियों में यह विश्वास नहीं था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षित कर देंगे, बल्कि उनका उद्देश्य था कि हम जो है धर्म परिवर्तन करेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को ईसाई बनाएंगे। दूसरी बात अगर देखें जाए जो धर्म परिवर्तन की बात क्या स्थिति क्या है, तो निश्चित रूप से धर्म परिवर्तित या जो उनके विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते थे उनकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उद्योग और शिल्प जैसे विषयों को पढ़ाया जाने लगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो कहने का मतलब है कि जो विद्यालयों में उद्योग और शिल्प की शिक्षा दी जाती थी वह इसलिए नहीं जाती थी कि वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहते थे जो रोजगार उन्मुख हो, बल्कि वह उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते थे जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, और इसलिए उनके लिए जो है उद्योग और शिल्प की शिक्षा देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। तीसरी बात है मिशनरी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया गया। चूँकि जो मिशनरी विद्यालय खोले गए थे वह धर्म प्रचार के लिए ही उन्होंने खोला था, और धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों को समाज के उन सबसे निचले वर्गों के बीच काम करना पड़ा जो केवल भारतीय भाषाओं को जानते थे। अतः मिशनरियों ने अपने विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया, और इस कार्य के लिए भारतीय भाषाओं का स्वयं भी अध्ययन किया, उनके शब्दकोश भी तैयार किए, व्याकरण ग्रंथ लिखे और बाइबिल का उन भाषाओं में अनुवाद किया। कहने का मतलब है कि ये सारे काम करते हुए मिशनरियों के मन में यह बात भी समझने में देर नहीं लगी कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो जो क्या हैं, अविकसित हैं, वह अविकसित है। हालांकि वो कहने का सिर्फ अगर देखा जाए संस्कृत भाषा की बात करें उसके पहले की, तो वो पूर्ण रूप से विकसित भाषा थी, लेकिन फिर भी जो आम जन की भाषा थी उसमें प्रचलित थी, हर जगह अलग अलग थी, और उन भाषाओं को अविकसित और गंवारू कहा गया, और उस भाषा में बाइबिल का अनुवाद करना संभव नहीं था। चौथी बात अगर हम करें स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों ने महत्वपूर्ण अग्रणी कार्य किया था। उन्होंने स्त्री शिक्षा के पृथक विद्यालय खोले, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की, अनाथालयों की स्थापना की और उनसे संबंधित विद्यालयों की स्थापना की। तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मिशनरियों द्वारा काफ़ी बेहतर प्रयास किया गया है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप या जो विद्यालय खोले जा रहे थे, एक रिचर्ड निक्सन ने 1830 से 1857 ईस्वी तक की लगभग चौथाई शताब्दी को मिशन विद्यालय युग कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस वर्ष में सर्वाधिक विद्यालय ईसाई मिशनरियों के प्रयास द्वारा ही खोले गए थे। सन 1830 में पहले मिशनरी लोग अधिकांश भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा देने वाले प्राथमिक विद्यालय खोलते जा रहे थे, पर 1830 से ये लोग पुरानी नीति छोड़ने लगे और अंग्रेजी के द्वारा शिक्षा देने वाले माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय खोलने लगे, जिसमें बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य दी जाती थी। इस प्रकार अंग्रेजी स्कूलों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। यह परिवर्तन दो कारणों से हुआ था। पहला तो एक कि मिशनरियों की यह मान्यता थी कि पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन के परिणाम स्वरूप
लोग स्वतः ही ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट होंगे। और दूसरी बात, ये आकांक्षा थी कि ईसाई धर्म अभी भारतीय भाषाओं के निचले वर्गों तक सीमित रहा है, उसे उच्च वर्ग तक पहुंचाया जाए। कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से जैसा कि मैंने बताया कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने समाज के सबसे निचले वर्ग को चुना था। अब वो चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है उच्च वर्ग में हो जाए, और उन्होंने देखा था या महसूस भी किया था कि उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं। अतः 1854 तक देश में जितने भी विद्यालय चल रहे थे उनमें सबसे अधिक संख्या अगर देखा जाए तो मिशनरी विद्यालय। यहाँ तक कि अगर कंपनी की ही बात करें, निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में कुछ विद्यालयों की स्थापना की थी, क्योंकि कंपनी के कार्य के लिए उनको कुछ ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत थी, या कंपनी के कामकाज को सही ढंग से करने के लिए जो है उनको आवश्यकता थी इस क्षेत्र में, या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उनके बच्चों के लिए विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई थी। परंतु अभी भी मिशनरी विद्यालयों का जो प्रभाव था इस समय वह सर्वाधिक था। जो विद्यालयों की संख्या थी वह मिशनरी विद्यालयों या मिशनरियों के प्रयास से खोले गए विद्यालयों की सर्वाधिक थी, न कि कंपनी के प्रयास की। कंपनी के प्रयास से विद्यालय बहुत ही कम थे। इस प्रकार से देखा जाए तो जो मिशनरी विद्यालय हैं या जो 1830 से 1854 के बीच में जो भी कार्य किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा सबसे अधिक किया गया है। अन्य निजी प्रयास भी देखा जाए इस काल में, अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से अन्य निजी प्रयास भी किए गए हैं। अन्य निजी प्रयास में दो तरह के विद्यालय दिखाई देते हैं। पहला जो विद्यालय है वो देशी विद्यालय है। देशी विद्यालय के अंतर्गत वो सारे विद्यालय हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त जो संचालित थे। इसमें आश्रम पाठशाला, मकतब, मदरसे इत्यादि जो है शामिल थे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सारे देश के कोने कोने में विभिन्न प्रकार के देसी विद्यालय विद्यमान थे। मद्रास प्रांत में सर टॉमस मुनरो ने प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय पाया था। बंगाल में वार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार प्राय सभी गांवों में लिखने, पढ़ने और गणित की शिक्षा देने वाले विद्यालय विद्यमान थे। मालवा में भी ये स्थिति देखी गई थी। इसी प्रकार से जो ये विद्यालय थे, या एक प्रकार से हम लोग कह लें कि बाद में जो समय आता है, अभी इसके बाद का जो हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में 1813 का अधिनियम पढ़ेंगे, मैकाले का प्राच्य पाश्चात्य विवाद पढ़ेंगे, तो उसमें बार बार ये कहा जाता है कि भारत की साक्षरता दर कम थी, भारत में शिक्षित लोगों की संख्या कम थी, भारत में शिक्षा प्रणाली का कोई भी स्वरूप नहीं था। तो ऐसा नहीं था। निश्चित रूप से जो ईसाई तत्कालीन परिस्थितियों में जो देखा जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो ईसाई मिशनरियों के अतिरिक्त भारतवर्ष में पुरानी शिक्षा पद्धति पर आधारित देशी विद्यालय आज भी संचालित हो रहे थे। इन देशी विद्यालयों को शासन, सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो भी देश की जो इकोनॉमिकल रिसोर्स थी या आर्थिक स्रोत थे, उस पे कंपनी अपना अधिकार या शिकंजा कसती जाती थी। ठीक है, जिससे इन देशी विद्यालयों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ये देशी विद्यालय संचालित हो रहे थे। दूसरे प्रकार के वो विद्यालय हैं जिनमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी और जिनसे वर्तमान शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा की अगर हम बात करें तो इस पद्धति में जो अंग्रेजी शिक्षा संबंधित बात है, 1853 से पहले इस दिशा में बहुत कम काम हुआ, और इस दिशा में सबसे पहले अगर किसी ने काम किया था तो राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने ऐसी शिक्षा शुरू करने की कोशिश की जिसमें उनकी दृष्टि से प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्कृतियों का समन्वय किया जाए। शिक्षा का माध्यम संस्कृत या फारसी नहीं अपितु अंग्रेजी हो, और वह प्रमुख रूप से पाश्चात्य विज्ञान तथा पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा दी जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि जो निजी प्रयास थे वो दोनों तरफ थे। एक ऐसे देशी विद्यालय जो परंपरागत रूप से पहले शिक्षा व्यवस्था हमारे शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप में चल रही थी, आश्रम व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था के रूप में, मकतब के रूप में, मदरसा के रूप में। वही दूसरी तरफ जो शिक्षा व्यवस्था थी या जिसके लिए आधुनिक या पुनर्जागरण के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय प्रबल समर्थक रहे, वो चाहते थे कि भारतीयों को भी अंग्रेजों के जैसे
अंग्रेजी भाषा अर्थात पाश्चात्य साहित्य का, पाश्चात्य विज्ञान का शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि तत्कालिक परिवेश में उसी का महत्व था और चाहते थे वो कि इसी के द्वारा भारत का आर्थिक उद्धार होगा। तो अभी तक हम लोग जितना अध्ययन अध्यापन कर रहे थे उसका मुख्य रूप से उद्देश्य था एक प्रकार से कि जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा की शुरुआत होती है वो किस प्रकार से शुरुआत होती है, किन कारणों से शुरुआत होती है, प्रारंभिक समय में ब्रिटिशकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो निश्चित रूप से तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो ब्रिटिश या यूरोपीय संस्कृति की हम बात करें तो जो यूरोपीय संस्कृति थी, जैसा कि बताया कि एक व्यापारिक संस्कृति थी, तो उस व्यापारिक संस्कृति का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा और शिक्षा व्यवस्था का संचालन जो है वह सर्वांगीण विकास के लिए नहीं, आत्मिक विकास के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया और लाभ की बात यहाँ पे की गई। तो निश्चित रूप से उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था, एक प्रकार से जो पुनर्जागरण काल से पहले की बात या तत्कालीन परिस्थितियों में जो चल रहा था उस समय की बात अगर की जाए तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना ही जो है यूरोपीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इस ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का जो कार्य था वो अपने जो व्यापारिक उद्देश्य थे उससे जुड़े हुए थे, अर्थात जहाँ जहाँ जिस जिस देश में वे व्यापार वाणिज्य कर रहे थे, कंपनियाँ उनकी स्थापित थी, उस कंपनी के साथ इनका जो है ईसाई मिशनरियों का अच्छा संबंध था और उस संबंध के आधार पर ये उस देश में प्रवेश करते और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते। तो पूरी व्यवस्था अगर देखा जाए अभी तक तो निश्चित रूप से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही यूरोपीय शिक्षा की बात यहाँ पे की गई है। लेकिन जैसे जैसे भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन या यूरोपीय शासन का प्रभाव बढ़ता गया, आर्थिक संसाधनों पर यूरोपियों का प्रभाव बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया, भारत में भी राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति और अन्य समाज सुधारक जैसे व्यक्ति थे, वे या कुछ पाश्चात्य विद्वान भी थे, वे चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा का कार्य है वह व्यवस्थित ढंग से चले और इसके लिए वे चाहते थे कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी अपने ऊपर ले। हालांकि वो मानते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है वो केवल व्यापार के लिए हुई है, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था तथा अन्य प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों के कारण, खासकर पुर्तगालियों के प्रभाव कम करने के कारण, उसको अपनी प्रारंभिक नीति में जो है कुछ सीमा तक धार्मिक भी रखनी पड़ी और इसलिए जो है चूँकि भारत में जो शासन प्रशासन था कंपनी का वो काफ़ी मजबूत बन गया था, उस शासन प्रशासन के संचालन में जो आवश्यकताएं थी उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने कुछ शैक्षिक कार्य किए भी थे। तो निश्चित रूप से अब यह आवश्यकता थी कि भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व भी कंपनी अपने ऊपर ले और इसी के संदर्भ में जो है 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ और इस एक्ट में जो है शिक्षा संबंधित जो जिम्मेदारी थी वो कंपनी को दी गई थी। और आप जानते भी हैं कि इसी एक्ट के बाद जो है भारत में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का उदय हुआ, जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। मैकाले द्वारा इसका समाधान किया गया, एक नए शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।